नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 का सेकंड जो चैप्टर है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। पहला चैप्टर जो है वृद्ध आर्थिक परिवर्तनों का परिदृश्य हम कर चुके हैं और सेकंड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ड्रीम आरएस को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें। और ये जो आपको चीज पढ़ाई जा रही है उसका पीडीएफ लेने के लिए जो ड्रीम आरएस ऑफिशियल नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक समीक्षा कृषि एवं उसका संबद्ध क्षेत्र, ठीक है। देखिए, हमने वृद्ध आर्थिक जो प्रवृत्तियों का परिदृश्य पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ा था कि जो अपनी जीएसडीपी है, जीएसडीपी के 3 अलग अलग क्षेत्र हमने पढ़े थे और उसमें से एक क्षेत्र था कृषि। तो कृषि जो क्षेत्र है उसका जीएसवीए को हम पहले देखेंगे। भाई अपने परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज आएगी, जीएसवीए जो है वो कृषि का, उसको हम देखेंगे। तो 2 आधार पे जीएसवीए जो है वो 2 आधारों पे निकाला जाएगा। जैसे हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। तो 2 आधार कौन कौन से होंगे, एक तो प्रचलित मूल्य पे निकाला जाएगा और दूसरा निकाला जाएगा स्थिर मूल्य पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएसवीए, और जीएसवीए भी कौन कौन से मूल्य पे, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पे। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि का जो जीएसवीए है उसकी। तो अगर जीएसवीए की बात हम करें तो प्रचलित मूल्य पर जीएसवीए की अगर हम बात करें तो 2022-23 के अंदर, देखिए दोनों डेटा आप याद रखें तो बेस्ट है, कई बार जो है ना वो पूछ लिया जाता है। 2022-23 के अंदर जो जीएसवीए था वो 348,011 था, 348,011 था। और ये जीएसवीए अब जो है वो बढ़ के हो गया 381,555, 381,555 करोड़, ठीक है। 3,81,555 करोड़ हो गया कभी 23-24 में। 23-24 में कितना हो गया, 3,81,000। ध्यान रखना है कि जो प्रचलित कीमतें हैं, प्रचलित कीमतों पर जो जीएसवी था वो 3,48,011 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ के हो गया 3,81,555 करोड़। और ये जो वृद्धि रही है वो 9.64% रही है। आपको ये तो याद रखने ही रखने, अगर आप ये नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो डेटा है ना 23-24 में कृषि क्षेत्र का जीएसवी कितना है प्रचलित मूल्य पे, तो वो है 3,81,555 करोड़। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो 3,81,555 करोड़ रुपए हो गया। और ये जो वृद्धि है वो कितनी है, 9.64% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसमें ग्रोथ हुई है। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। अब हम बात है स्थिर मूल्य पर। अगर स्थिर मूल्य की हम बात करें तो स्थिर मूल्य पे जो 22-23 में था वो 2,03,13 था, 200-313। आपको सिर्फ डेटा याद रखने हैं, ठीक है। 200-313 था और ये 200-313 अब बढ़ गया और अब हो गया 204,576, 204,576 अब हो गया 2,04,500। ये कौन से मूल्य पर है, ये स्थिर मूल्य पे है। और ये जो वृद्धि रही है वो रही है 2.13%। तो आपको याद रखना है कि पिछली बार 2,03,13 था, जो अब 2,04,576 हो गया। और ये जो प्रोग्रेस है वो 2.13% है। तो अगर हम इसको यहाँ रखें तो 2,04,576 करोड़ रुपए हो गया वर्तमान मूल्य, स्थिर पे। और ये जो वृद्धि है वो है 2.13%। तो ये 2 चीजें आपको विशेष रूप से मोस्टली याद रखनी है कि राजस्थान की जो जीएसटीपी है, उस जीएसटीपी में कृषि क्षेत्र का जो जीएसवीए है, उस जीएसवीए का योगदान क्या है, तो प्रचलित मूल्य पे हमने निकाला, वो क्या निकाला, 3,81,555 जो 9.46% की वृद्धि के साथ रहा है। और स्थिर मूल्य पर हमने निकाला 2,04,576, 2,04,576 जो कितने परसेंट की वृद्धि है, 2.13% की वृद्धि के साथ ये बढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगर अगली हम बात करें तो जो कृषि क्षेत्र है इसके उप क्षेत्र भी है। सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों को देखेंगे कि ये जो कृषि क्षेत्र है इसके उप क्षेत्र कौन कौन से। तो अगर हम पहला बात करें तो कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र है पशुपालन। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र क्या है, पशुपालन पहला। दूसरे है फसलें,
तीसरा है वानिकी एवं लॉगिंग। ठीक है, और चौथा है मत्स्य। ये चार उपक्षेत्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्रों के नाम बताइए, कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये जो चार हैं वो कृषि क्षेत्र के क्या है, उपक्षेत्र है। अब जो जीएसबी है अपना रहा, जीएसबी है अपना कौन सा, प्रचलित मूल्य पर, वो कितना रहा था, 3.81 करोड़ था ना, 381,555। ठीक है, तो इस 381 में पशुपालन का हिस्सा होगा, फसलों का हिस्सा होगा, वानिकी का हिस्सा होगा और मत्स्य का, ये चारों मिलकर जो है वो 381,555 करोड़ होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक तो आपको ये याद रखना है कि इनका सीक्वेंस याद रखना है। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वो इनके हिस्से के अनुरूप लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उपक्षेत्र का हिस्सा इसमें क्या रहा है। तो अब देखें, तो ये देखिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का हिस्सा। अब कौन से मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, प्रचलित मूल्य की। मैंने यहाँ पे जो दर लिखी है 381,555, ये कौन सा मूल्य था, ये प्रचलित मूल्य था। तो प्रचलित मूल्य में पशुपालन का क्या हिस्सा रहा, तो पशुपालन का हिस्सा रहा 48.58%, 48.58%। दूसरा हम बात करें फसलों का तो 44.53%, 2 नंबर पे आ गई 44.53%। तीसरी अगर हम बात करें तो अपना हो गया वानिकी एवं लॉगिंग 6.40%। ठीक है, और चौथा हो गया मत्स्य 0.49%। अपन इसको यहाँ लिखते हैं, पशुपालन का हिस्सा रहा 48.53%। आपको ये हिस्सा जरूर याद रखना, 48.53%। फसलों का जो हिस्सा जो है वो 44.49%। ठीक है, वानिकी और लॉगिंग रहा 6.90% और मत्स्य का रहा 0.49%। बस ये चार चीजें आपको याद रखनी है कि 381,555 जो कौन सी दर थी, प्रचलित, कौन सी रेट थी, प्रचलित मूल्य की हम बात कर रहे हैं कि प्रचलित मूल्य पर कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्या रही उसकी हमने बात करी। तो उसकी अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे कौन रहा, पशुपालन रहा। 2 नंबर पे कौन रहा, फसलें रही। 3 नंबर पे कौन रहा, वानिकी एवं लॉगिंग रही। और 4 नंबर पे मत्स्य। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है और सीक्वेंस के साथ साथ ये भी याद रखना है कि किसका हिस्सा कितना है। तो देखिए प्रचलित मूल्य पर तो ये चीज निकाली जाती है और जो स्थिर मूल्य है उस स्थिर मूल्य पे क्या निकाली जाती है, वृद्धि दर निकाली जाती है। स्थिर मूल्य पे क्या निकालेंगे, स्थिर मूल्य पे वृद्धि दर निकाली जाती है, प्रचलित मूल्य पर अब स्थिर मूल्य पे अपना आप अगर हम लिखें तो यही लिख लेते हैं, स्थिर मूल्य पे क्या निकालेंगे, वृद्धि निकलेगी। तो टोटल वृद्धि तो हमने देखी थी 2.13% थी। टोटल वृद्धि तो कितनी थी, 2.13% थी। अब हमको देखना है कि टोटल वृद्धि तो 2.13% थी, लेकिन ये जो अलग अलग जो क्षेत्र थे उन अलग अलग क्षेत्रों की जो वृद्धि थी उस वृद्धि को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये वृद्धि क्या रही। तो देख, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर अगर हम लिखते हैं इनकी, तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर देखो, पशुपालन की रही 5.83%, इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 5.83% वृद्धि हुई है। लेकिन फसलें कम हुई तो 1.61% इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। ये याद रखना है, 5.83% फसलों में वृद्धि हुई, ले यहाँ 1.61% क्या हुआ, कमी हुई। और सबसे ज्यादा वृद्धि अगर हम लिखें तो 15.09% जो है वो किसमें हुई है, मत्स्य क्षेत्र में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, मत्स्य क्षेत्र में है। सॉरी, 15.21% वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा किसमें हुई है, मत्स्य क्षेत्र में हुई है। तो और इसके साथ साथ बच गया अपने वानिकी एवं लॉगिंग, तो इसमें 2.82% की वृद्धि हुई है। ये चार चीजें याद रखनी है आपको कि जीएसबी जो है उसको स्थिर मूल्य पर अगर हम वृद्धि की बात करें तो पशुपालन में रही है 5.83% की वृद्धि, फसलों में रही है 1.61% की कमी, वानिकी और लॉगिंग में 2.82% की वृद्धि। और सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वो किसमें हुई है, मत्स्य क्षेत्र में हुई है, 15.21%, 15.21%। तो कुल मिलाकर हमें जीएसवी याद रखना है, जीएसवी कितना है दोनों मूल्यों पे। और उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि जीएसवी में उपक्षेत्र का जो हिस्सा है, उपक्षेत्र जो 4 उपक्षेत्र ये जो हमने यहाँ लिखे हैं उनका हिस्सा कितना है, परसेंटेज कितना है और उनकी जो सीक्वेंस है वो क्या। और अगर स्थिर मूल्य पर हम देखें तो उनकी हमें प्रोग्रेस यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो वृद्धि दर यहाँ पे लिखनी है। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे
कि जीएसवीओ सकल मूल्य उत्पाद, जो पशुधन की जिसकी हमने बात करी थी, उसमें पशुधन के जो अलग अलग उत्पाद है उनके हिस्सा यहाँ पे लिखा है, इतना मोस्ट नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं। एक नंबर पे है दूध, सबसे ज्यादा पशुधन में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किससे संबंधित है, दूध से। हिस्सा किसका, दूध का 80.64%। कितना, 80.64%। 2 नंबर पे है पोल्ट्री, इसमें मांस भी साथ में आएगा, इसका हिस्सा है आपका 6.35%। ठीक है, और तीसरी में हलने आ जाएगा। तो ये मेनली याद रखना कि 80.64% हिस्सा जो है वो दूध का है। जो पशुधन का जो आपने लिखा ना 48.54% हिस्सा लिखा आपने किसका, पशुधन का, जीएसपीए में 48.54%। तो इस 48.54% हिस्सा जो है, इस हिस्से के अंदर 80.64% हिस्सा किसका है, दूध का। तो दो चीजें क्लियर हो गई, जीएसवीए कितना है उस चीज की हमने यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट में हम चलते हैं भू उपयोग सांख्यिकी। देखिए राजस्थान का की जो भूमि है उसका जो उपयोग है उससे संबंधित बात यहाँ पे हमें देखनी है। तो अगर पूरा हम देखें राजस्थान का भूमि तो 342 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान की कुल भूमि की अगर हम बात करें तो 342 लाख हेक्टेयर। कितनी है, 342 लाख हेक्टेयर। अब इस 342 लाख हेक्टेयर भूमि में से किसका कितना हिस्सा है, इसमें हम किसकी बात करेंगे कि टोटल 342 लाख है, उसमें से किसका कितना हिस्सा है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें भी हम ये करेंगे कि जो टॉप 5 है, जो टॉप 5 है उस सीक्वेंस को हम बनाकर रखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा जो है वो किसका है, 53.74%। यह है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया। वो भूमि जो वास्तविक रूप में बोई जाती है उसका हिस्सा है 53.74%। एक नंबर पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.74%। कितना है, 53.74%। और अगर क्षेत्रफल में हम बात करें तो 184.23 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 184.23 लाख हेक्टेयर। सबसे पहले कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, कुल भूमि की अगर हम बात करें, कुल क्षेत्रफल की कुल भूमि की बात करें तो कुल भूमि जो है वो अपनी है 342 लाख हेक्टेयर। 342 लाख हेक्टेयर है। अब ये जो 342 लाख हेक्टेयर है उसके अलग अलग उपयोग है। तो सबसे एक नंबर पे आएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 53.74%। यानी जो कंप्लीट भूमि है उसका 53.74% जो क्षेत्र है, ये देखो आपने यहाँ देखा इसमें ये पूरा क्षेत्र, ये 53.74% जो है वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो 53.74% हो गया और ये हो गया 184 लाख हेक्टेयर। 184 पॉइंट कुछ आएगा, आप ये डायरेक्ट याद रख लो, 184 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे अपना आएगा बंजर भूमि। 2 नंबर पे क्या आता है, बंजर भूमि। और बंजर भूमि का परसेंटेज है 10.39%। 2 नंबर पे हम लिखेंगे बंजर भूमि। बंजर भूमि, बंजर भूमि कितनी है, 10.39%। 10.39%। और अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 35.61 लाख हेक्टेयर। कितना है, 35.61 लाख हेक्टेयर। 35.61 लाख हेक्टेयर। अब सबसे ज्यादा हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, 2 नंबर पे हो गई बंजर भूमि। अगर हम 3 नंबर पे देखते हैं तो 3 नंबर पे आपकी आती है वानिकी, आपकी वानिकी। और वानिकी का है 8.09%। 8.09%। यानी तीसरा हिस्सा जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से वानिकी का जो हिस्सा है वो 8.09% है। 8.09%। 27.62 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया, 27.62 लाख हेक्टेयर। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा नंबर आता है उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.89%। चौथा नंबर है। ऐसी भूमि जो उसर है, बंजर है और वो कृषि अयोग्य है 6.39%। 6.39%।
23.62 लाख, 23.62 लाख हेक्टर। तो ये चारों चीजें हमें याद रखनी है, अलग अलग जो है वो चार ही चीजें हैं, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, कि कुल क्षेत्रफल अपना है वो 342 लाख हेक्टर है, उसमें से एक नंबर पर शुद्ध बोया गया 53.74%, और अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता है तो 184 लाख हेक्टर। दो नंबर पे अगर हम बात करें तो बंजर भूमि है 10.39%, और अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 35.61 लाख हेक्टर। अगर तीन नंबर पर हम बात करें तो वानिकी है 8.09%, 8.09%, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 27.62 लाख हेक्टर है। और चार नंबर की अगर हम बात करें तो उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है जो 6.39% है, 6.39% है, यानी 23.62 लाख हेक्टर। अब आपको यहाँ पे यही चार डेटा याद रखने हैं। इससे जो भू उपयोग है, भू उपयोग सांख्यिकी में ये चार डेटा ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसको पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है, या तो पूछा जाएगा तो सीक्वेंस पूछा जाएगा, और सीक्वेंस अगर पूछा जाता है तो फिर आपको सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, दूसरा बंजर भूमि, तीसरी वानिकी, चौथा उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, या फिर इनका क्या पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये चार डेटा याद करने हैं, और चार डेटा याद करते ही आपके जो अपना भू उपयोग है, राजस्थान की जो भू उपयोग सांख्यिकी है, उसका क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, आरएस में पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे जाते हैं, सीईटी में पूछे, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक टॉपिक। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगला देखो, अगला है अपना टॉपिक है वो है कृषि उत्पादन। अगला टॉपिक क्या है, उत्पादन। जब हमने भू उपयोग सांख्यिकी पढ़ लिया, अब जब हम कृषि को कंप्लीट पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादन। क्या पढ़ेंगे, कृषि उत्पादन। एक उत्पादन अपना 2022-23 का होगा, और एक अनुमान होगा 2023-24 का। किसका होगा, 2023-24 का, और एक 2022 का। 2022-23 में अगर खाद्यान्न का उत्पादन हम देखें, एक बार हम इसको टेबल को देखेंगे, लेकिन एक बार मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूं। खाद्यान्न का उत्पादन देखें तो 252.80 लाख मेट्रिक टन LMT, या शॉर्ट में रख सकते हैं 252.80 LMT रहा। कितना रहा, 252.80 LMT रहा 22-23 में। और ये अब की बार घट गया 245 हो गया, 245.01 LMT हो गया। ठीक है, तो इस तरह से खाद्यान्न का जो उत्पादन था ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज मोटी मोटी याद रखनी है कि 252.80 LMT था पिछली बार, और अब हो गया 245.01 LMT। हम टेबल से इसको डिस्कस करते हैं। टेबल में देखें तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमने खाद्यान्न की बात करी, तो हम खाद्यान्न की ही बात करेंगे सबसे पहले। कि पहले 252.80 था, कितना था, 252.80 हमने पीछे बात करी। अब हो गया 245.01 LMT, 245.01 LMT हो गया, यानी 3.07 की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। लगभग 3% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। अब जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न दो प्रकार का होता है, खरीफ और रबी। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि खरीफ का जो उत्पादन था ना, वो खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन, सॉरी नीचे वाला देखना, खरीफ खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो 109.60 LMT था, और वो अब की बार हो गया 89.83। खरीफ खाद्यान्न कितना हो गया, 100.60 की जगह, जैसे अपन यही बात करें तो खाद्यान्न में जैसे ये जो टोटल हुआ ना, इसमें एक तो हो गया खरीफ और दूसरा हो जाएगा रबी। तो पिछली बार खरीफ था 109.60, 109.60 LMT था, और ये अब कितना हो गया, ये अब हो गया 23। तो इसमें इसका जो है 89.83 LMT हो जाएगा, 89.83 LMT हो जाएगा। लगभग 18.07% की इसमें कमी हो रही है, 18.07% की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 245.01 है, खाद्यान्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये कम हुआ पिछली बार से लगभग 3% कम हुआ। तो खरीफ की अगर हम बात करें तो 109.60 LMT था लाख मेट्रिक टन, तो अब हो गया 89.83 LMT, 18.07% कमी है ना। अगर हम रबी की बात करें तो वही दो पार्ट इसके हो जाएंगे रबी के भी। तो पिछली बार जो है वो रबी का था
पिछली बार रबी के उत्पादन को देखो 143.20 था, अब की बार 155.18, 143.20 LMT था, और अब ये बढ़ के हो गया 155.18, यानी इसमें वृद्धि हुई है। तो इसमें टोटल वृद्धि कितनी होगी? 8.37% की वृद्धि हुई। इसमें टोटल वृद्धि कितनी होगी? 8.37% की वृद्धि है। हर चीज का जो उत्पादन है, उस खाद्यान्न उत्पादन को आप अच्छी तरह से एक बार याद रख लें। दोबारा हम देख लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन अपना जो है वो रहा है कितना? 22 में रहा था 252.80 LMT, जो अब घट के हो गया 245.01 LMT, यानी लगभग 3%, 3.07% की इसमें क्या रही है? लगभग कमी रही है। ठीक है, 3% अबोव की इसमें कमी रही है। अब अगर हम बात करें खाद्यान्न में अलग अलग, तो खाद्यान्न दो प्रकार के होते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ की बात करें तो पिछली बार 22-23 में था 109.60 LMT, 109.60 LMT, जो अब घट के हो गया 89.83 LMT, और 18.07% की इसमें क्या होगी? कमी होगी। 109.60 LMT था, घट के 89.83 LMT हो गया, तो 18.07 की इसमें क्या होगी? कमी होगी। इसी तरह अगर हम रबी की बात करें तो 143.20 LMT था, कितना था? 143.20 LMT, जो अब बढ़ गया, इसमें रबी में बढ़ोतरी हुई, 155.18 LMT हो गया, 8.37%। कितना हो गया? 8.37% का इसमें वृद्धि रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ। तो अगर अनाज को देखें, ये तो खाद्यान्न की बात होगी। अब आपको 2-3 फैक्टर याद रखते हैं। अनाज रहा अपना 208.61 LMT, 61 लाख मेट्रिक टन। अनाज कितना? 208.61। फिर आप दलहन को याद रखो 36.40, दलहन कितनी रही? 36.40 लाख मेट्रिक टन रही। खाद्यान्न को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम तिलहन की बात करें तो तिलहन की बात करें तो 101.24 लाख मेट्रिक टन। उसके बाद अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना रहा है 3.28 लाख मेट्रिक टन। और अगर हम कपास और रुई की बात करें तो 26.21 लाख गांठें। रुई की क्या होती है? गांठ होती है। रुई की क्या होती है? गांठ होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अनाज रहा 208.61, कुल दलहन 36.40, कुल तिलहन रहा 101.24, और गन्ना रहा 3.28, और जो कपास है उसकी 26.21 लाख गांठ है। इस पूरी टेबल में सिर्फ अपने को यही चीज याद करनी है। इस पूरी टेबल में यही चीज याद करनी है। पीछे जो हमने यहाँ बात करी, यहाँ आपको ये सारी डिटेल, ये मोस्ट है, इसलिए मैंने अलग से आपको स्लाइड पे बता दिया। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद कर लें। बाकी इस टेबल में ये 4 डेटा और याद कर सकते हैं। तो जो कृषि से की जो संबंध क्षेत्र था, उससे नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है। अगला है अपना प्रचलित जोत धारक। यहाँ की जो राजस्थान की जो जोत है, भूमि है, उसमें जो जोत जो है उसकी क्या हिस्सेदारी है, कितना % है, क्या, उसकी हम यहाँ पे एक बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो देखिए, ये जो निर्धारित होती है, इसका निर्धारण कृषि गणना से होता है। किससे होता है? कृषि गणना से होता है। तो कृषि गणना 2010-11 में हुई थी, उसके बाद में 15-16 में हुई थी, उसके बाद में कृषि गणना नहीं हुई है। तो कृषि गणना नहीं होने के कारण जो हम जिस डेटा का यूज कर रहे हैं, चाहे वो पिछला इकोनॉमिक सर्वे था, चाहे ये इकोनॉमिक सर्वे है, हर में जो यूज किया जा रहा है वो उसी का किया जा रहा है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे का जो कृषि गणना का जो डेटा है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुल प्रचलित जोत धारक की, अगर कुल की बात करें तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि 2010-11 में कितनी थी? 68.88 लाख थी, और अब होगी 76.55 लाख। 2010-11 में जो कृषि गणना हुई उसमें 68.88 लाख थी। अब 15-16 की जो है वो 76.55 लाख। ये दोनों चीजें याद रखनी है। 68.88 इससे बढ़ के होगी 76.55 लाख। अब साहब ये बढ़ी कैसे? जमीन तो उतनी थी, तो इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई? तो बढ़ोतरी ऐसे हुई कि जो खेत है ना, उनके आकार हो गए छोटे। ठीक है, अलग अलग वायु के हिस्सा आने से या छोटा आकार होने से काश्तकारों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। उन्हें क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। ठीक है, तो लगभग कितनी होगी? 11.14% की वृद्धि। इसमें कितने % की वृद्धि हुई? 11.14% की। 68.88 लाख था 2010-11 में, और 15-16 में हो गया 76.55 लाख। तो 11.14% की इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। 11.14% की वृद्धि होगी। अब ये 11.14% की वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि जो बड़ी जोत थी उसमें 11.14% की कमी। मैंने आपको बताया कि बड़ा आकार था, उसको काट के छोटी जोत बना दी गई, अलग अलग लोगों के हिस्से में आ गई।
तो जो बड़ी है उसमें से कम हुई, तो 11.14% की यहाँ वृद्धि और वहां 11.14% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो दो चीजें तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं कि जो जोत होती है ना उनके 5 प्रकार होते हैं, अलग अलग जो है वो 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। कौन कौन से? सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार। यानी ये जो 76.55 लाख जो किसान हैं, 76.55 लाख की जो जोत है, इन 76.55 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 5 में। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार के किसान। तो सीमांत जो है वो तो है 40.12%, यानी 76.55 लाख जो है ना, इन 76.55 लाख में से 40.12% लोग जो है वो क्या है, सीमांत किसान है। लघु की बात करें तो 21.90% है, ठीक है। अगर अर्ध मध्यम की बात करें तो 18.5%, 18.50% है। अगर मध्यम की बात करें तो 14.79% है, और बड़े आकार की जोतों की बात करें तो 4.69% है। तो सबसे ज्यादा किस है ये आपको रखना है, हाईएस्ट तो कौन सा है, पूरा याद नहीं रहता तो दो चीजें तो याद रखे, हाईएस्ट है सीमांत 40.12 और लोएस्ट है बड़े आकार यानी वृद्ध किसान जो है वो, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, 10 हेक्टेयर से अधिक उनके पास भूमि है। तो ये जो है वो हो गए 4.69%, तो ये हो गया लोएस्ट, ठीक है। तो ये दो डेटा तो अपने को याद रखनी है, ठीक है। अभी ये बात अपनी होगी, आगे अपन चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो महिला जोत दर की बात करें, देखिए महिलाओं की जोत जो है उसमें वर्तमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण क्या है कि सरकार ने जो है वो महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट दे रखी है, इसलिए जो भी बेचान हो रहा है वो ज्यादातर महिलाओं के नाम से हो रहा है। इससे महिलाओं की जो हिस्सा है उसके अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि भी चमत्कारिक रूप से हो रही है। तो अगर हम देखें कि 10-11 में, तो 10-11 में 5.46 लाख थी। 2010-11 में की जो कृषि गणना थी उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी थी 5.46 लाख, और अब वो बढ़ के होगी 7.75 लाख, 7.75 लाख। अभी हमने जो पीछे बात की ना, ये वाली कौन सी, ये 68.88 और 76.55, ये तो कुल की थी, और ये सिर्फ किसकी है, महिलाओं की। 5.46 लाख थी और अब हो गई 7.75 लाख, अब होगी कितनी, 7.75 लाख। अब इसके अंदर जो वृद्धि रही है उसको याद रखें, 41.94% की इसमें क्या रही है, वृद्धि रही है। 41.94% की इसमें क्या रही है, वृद्धि रही है। अब अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं ना, महिला जो है उनके महिलाओं की जो जोत है उनके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पहले ये 13.50 था 2010 में, ठीक है। पहले कितना था, सॉरी 13.30 लाख हेक्टेयर था, और अब होगा 16.55 लाख हेक्टेयर। अब कितना हो गया, 16.55 लाख। पहले 13.30 लाख हेक्टेयर था, अब 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। और इसमें जो प्रोग्रेस है वो ये 24.44%, कितनी रही है, 24.44%। तो कुल जो है वो 5.46 से बढ़ के 7.75 हो गई, 41.94% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल की बात करें तो पहले 13.30 लाख हेक्टेयर था, अब हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर, यानी 24.44% की होगी वृद्धि। ये महिलाओं का सिनेरियो हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब कुल के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 68.88 से बढ़ के 76.55 हुई है ना, यानी पीछे वाली कुल की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल की बात करें तो 2010-11 में जो क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टेयर था, वो हो गया 208.73 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया, 208.73 लाख हेक्टेयर, और 1.24% की इसमें क्या होगी, कमी। अब ये देखो जो बड़े आकार के जो थे वो कम हुए, कुछ जगह का अलग इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरह से 211.36 लाख हेक्टेयर से घट के 208.73 लाख हेक्टेयर हो गए। कितना हो गया, 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, और 1.24% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। अब हम महिलाओं की अगर हमने बात करी तो महिलाओं की 13.30 थी और बढ़ के कितनी होगी, 16.55 हुई। तो महिलाओं की तो क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन अगर कुल में हम बात करें महिलाओं का जो था उसमें हमने अभी यहाँ देखा कि महिलाओं की जो जोत थी उसमें 24.44% की वृद्धि हुई, 24.44% की क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पे जो है वो 1.24% की क्या हुई, कमी हुई। टोटल की अगर हम बात करें तो 1.24% की कमी हुई। एक डेटा यहाँ पे और याद रखना है, औसत आकार, औसत आकार,
औसत आकार जो 2010-11 में 3.07 हेक्टर था, यानी प्रत्येक जोत का औसत आकार, कि एक जोत है, उस एक जोत में एवरेज कितने हेक्टर है, तो एवरेज 3.07 था, और ये 3.07 अब घट के हो गया 2.73 हेक्टर, 2.73 हेक्टर। तो इस प्रकार से 11.07% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। बस ये चीज हमें इसमें याद रखनी है, किसमें, क्षेत्रफल के बारे में। एक बार फिर से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कि टोटल था 211.36 लाख हेक्टर, जो 208.73 लाख हेक्टर हो गया, यानी 1.24% की कमी होगी। औसत आकार की बात करें तो 3.07 था और अब हो गया 2.73, तो 11.07 की इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो ये होगी आपकी भूमि जोत, ये होगी आपकी भूमि जोत। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है विभिन्न फसलों में राजस्थान का स्थान। ये मोस्ट है, और आपको 2-3 फसलों का तो मुख्य रूप से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका तो आपको मुख्य रूप से याद रखना ही रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का तो याद रखना ही है। तो हम करते हैं, बात करते हैं इसकी। हाँ जी, सबसे पहले अगर हम प्रथम स्थान की बात करेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें राजस्थान प्रथम है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ राजस्थान का नाम है, यहाँ राजस्थान का नाम है, यहाँ राजस्थान का नाम है, और बाकी यहाँ राजस्थान का। तो 4 फसलें ऐसी हैं जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। 4 फसलें कौन कौन सी हैं, तो पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहली है बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार। ये देखिए आप, इसमें ये 4 फसलें हैं। बाजरा में 1 नंबर पे है, सरसों में 1 नंबर पे है, कुल तिलहन में 1 नंबर पे है, और गंवार में 1 नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, तो बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार। ठीक है, ये 4 फसलें ऐसी है जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर बाजरा की बात करें तो 38.98% बाजरा राजस्थान में उत्पन्न होता है, 38.98% पूरे भारत का। ठीक है, और गंवार की बात करें तो लगभग 87%, लगभग कितना, 87%, 87.69%, 87.69% जो है वो राजस्थान में उत्पन्न होता है। तो इनके डेटा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मोस्ट थे इसलिए 2 मैंने लिखा दिए। ठीक है, तो 1 नंबर किसमें, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार। दूसरा हम चलते हैं कि सेकंड नंबर किसमें है, तो एक राजस्थान ये रहा यहाँ पे, दूसरा राजस्थान यहाँ पे, और तीसरा राजस्थान और कहाँ है, 2 में ही है। तो 2 कौन कौन से, पोषक अनाज और मूंगफली, पोषक अनाज और मूंगफली। दूसरा नंबर राजस्थान में, 2 नंबर किस पे है, पोषक अनाज, पोषक अनाज और मूंगफली, इसमें 2 नंबर पे है। ठीक है, और तीसरा नंबर किसमें है वो लिख लो, फिर उसके बाद में सही है अपना काम। तीसरा नंबर में अगर हम देखें तो ये राजस्थान एक यहाँ है, एक यहाँ है, और नीचे तीनों राजस्थानी है। ठीक है, तो कौन कौन सी, कुल दलहन, चना, जवार और सोयाबीन। कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन, बस ये याद रख लो। इनमें राजस्थान का जो है वो कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। बस हमें याद रखना है कि पहला नंबर बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार, 2 नंबर पे पोषक अनाज और मूंगफली में 2 नंबर पे है, और कुल दलहन, चना, जवार और सोयाबीन इसमें कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो टोटल राजस्थान के जो फसल उत्पादन में जो 3 टॉप पे जो स्थान है वो हमने यहाँ पे देखे। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है कि कृषि से संबंधित। अब देखिए, ये तो हमने जो अब तक जो पढ़ा ना, वो अब तक हमने क्या पढ़ा कि कृषि से रिलेटेड जो भी सांख्यिकी थी, जो स्टैटिस्टिक्स थी, उसको हमने पढ़ा। कृषि से संबंधित कौन कौन सी चीजें थी, जीएसवी क्या था, पशुधन का हिस्सा कितना है, उप क्षेत्रों का हिस्सा कितना है, भूमि जोत क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हर टॉपिक के अंदर आपको शुरुआत में शॉर्ट में कुछ थोड़ा बहुत जो है उसका डेटा रहता है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में उसकी स्कीम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कृषि से रिलेटेड उसकी स्कीम है, चाहे वो बीज से रिलेटेड है, चाहे वो विपणन से संबंधित है, वो सारी स्कीमें जो है वो अपने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे में अपने को दी हुई है।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आना है? इकोनॉमिक सर्वे से आना है। और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन को अगर हमें याद करना है तो उसमें जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली स्कीम की। हाँ, तो कृषि विभाग की योजनाओं को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्कीम है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, अब देखिए ये जो स्कीम है इसका टारगेट क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृषक जो है वो अपने खेत के अंदर अच्छी किस्म के बीज जो है वो उनका उत्पादन कर सके। कृषक जो है वो अपने खेत के अंदर अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन कर सके और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई। सबसे पहले 3 जलवायु खंडों में, ये याद रखना है, शुरुआत जब इसकी हुई थी ना तो 3 जो अपने कृषि जलवायु जो जोन है उनमें ये शुरू की गई थी। कौन कौन से थे? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। ये तीनों याद रखना, ये मोस्ट है इसमें। ये किसमें की गई थी? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, 3 जलवायु खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन 2018-19 से जो है वो इसको चेंज कर दिया गया और राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंड जो है उनमें इसकी को लागू कर दिया गया। सभी 10 जो जलवायु खंड है उनमें इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें अलग अलग किस्म की जो है जैसे गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोट, मूंगफली और उड़द जो है उनकी 10 साल से कम अवधि की जो पुरानी किस्में हैं उनके बीज उत्पादनों को शामिल किया जाता है और किसानों को जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट में हम चलते हैं महिला प्रशिक्षण। देखिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए 30 महिलाओं को पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है? पंचायत स्तर पर। और ये एक शिविर लगा के दिया जाता है और इस एक शिविर के लिए सरकार जो है कुल जो बजट देती है वो देती है 3,000 रुपए। ये इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि महिला प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है विभाग के द्वारा और 3,000 रुपए जो है वो 30 महिलाओं के लिए सरकार देती है। अगला कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। अब जो लड़कियां एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई कर रही है उनके लिए सरकार कुछ बजट का प्रावधान करती है। तो आपको यहाँ पे सीधा याद रखना है कि अगर 12th में है BA, MA और तीसरी है यहाँ इसमें PhD। ठीक है, तीन कैटेगरी इसमें आती है। अगर 12th में बच्ची है और उसने AG ले रखा है, एग्रीकल्चर ले रखा है, तो सरकार के द्वारा उसे 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले कम थे, बढ़ा देगी, 15,000 दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर BA कर लिया है तो BA और MA करने पर जो है वो 25,000 रुपए दिए जाते हैं और PhD करने पे 40,000 रुपए का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपको ये संख्या याद रखनी है कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को क्या प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो 15, 25 और 40, 15, 25 और 40। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। ये देखिए एक स्कीम चलती है राजस्थान में, राजस्थान फसल सुरक्षा अभियान। राजस्थान फसल सुरक्षा अभियान। फसल सुरक्षा अभियान में क्या है कि इसके तहत किसानों को जो जंगली जानवर है या जो आवारा पशु है उनसे किसानों की फसल की सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा यह अभियान 22-23 में चलाया गया था। तो इसके तहत किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। किसानों को तारबंदी के लिए क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। सबसे पहले 17-18 में इसको शुरू किया गया था और उस समय ये योजना जो थी वो राष्ट्रीय तिलहन मिशन और पाम ऑयल मिशन की फ्लेक्सी फंड से इसको चालू किया गया था। कौन से? देखिए शुरू से हम इसको ले रहे हैं कि 2017-18 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन और पाम ऑयल मिशन के फ्लेक्सी फंड से शुरू किया गया। फिर 22-23 में सरकार लेके आई कौन सा? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, आपको पता होगा जो कृषि बजट था उस कृषि बजट में सरकार के द्वारा, पिछली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 11 मिशन लाए गए थे और वर्तमान जो है उसमें 12 मिशन है। वर्तमान में कितने हैं? 12 मिशन। आपको याद रखना, मैंने बजट पढ़ाया, उस बजट के अंदर आप देख सकते हैं कि 12 मिशन कौन कौन से, वो यहाँ नाम अपने को याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहले जो कृषि बजट था 2021-22 में आया था। ठीक है, तो यहाँ 11 मिशन थे और अब की बार एक और जोड़ दिया गया तो टोटल 12 मिशन है। तो फिर 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन आया, ये बन गया, इसके तहत ये अनुदान दिया गया। अब वित्त पोषण की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि ये योजना है उसमें वित्त जो फंडिंग है वो कहाँ से होती है। तो एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
और एक मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से ये जो स्कीम है, इस स्कीम में फंडिंग की जाती है। ठीक है, तारबंदी पे फंडिंग की जाती है। और 23-24 में इसको सामुदायिक स्तर के आधार पर शुरू कर दिया गया। 23-24 में किया गया कैसे, सामुदायिक आधार पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, सामुदायिक आधार पर कैसे, जैसे 5+ किसान जो है वो आपस में मिलकर अपने तारबंदी करें। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल हो गया और 5+ करते हैं तो फिर उनके लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया। अब इसमें लाभ क्या मिल रहा है, फायदा क्या मिल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। तो जो छोटे सीमांत किसान है, सबसे पहली चीज तो इसमें जो लागत है उसको 80,000 माना गया है। लागत को क्या माना गया है, 80,000 माना गया लागत को। ठीक है, कि प्रत्येक इकाई की लागत कितनी है, 80,000 है। तो छोटे सीमांत किसान है उसको लागत का 50% या 100 रुपए प्रति रनिंग मीटर, 100 रुपए प्रति रनिंग मीटर पे दिया जा रहा है। तो कितना हो गया, 40,000 रुपए हो गया। छोटे किसानों को तो ये मिल गया। ठीक है, अगर सीमांत किसान है तो लागत का उनको दिया जाता है 60%। तो 60% 80,000 का कितना हो गया, 48,000 हो गया। 48,000 रुपए या 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति रनिंग मीटर पे 120 रुपए। अगर 10 किसानों का समूह मिलकर काम करता है, अगर 10 किसान आपस में मिलकर, मैंने कहा ना 23-24 में इसको सामुदायिक स्तर पे लागू किया गया। तो 10 किसानों का समूह मिलकर अगर इसमें काम कर रहा है और अगर उनके पास 5 हेक्टेयर भूमि है, 5 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो इकाई लागत का 70% उनको दिया जाता है। और 70% या फिर 140 रुपए प्रति मीटर रनिंग मीटर पे टोटल 56,000 का अनुदान अधिकतम इनको दिया जाता है। तो 3 टाइप के अनुदान हो गए, एक में 100 रुपए, एक में 120 रुपए और एक में 140 रुपए। यानी एक में 40,000, दूसरे में 48,000 और तीसरे में 56,000। इसके साथ साथ 400 रनिंग मीटर पर, यानी एक किसान को कितने 400, ऐसा नहीं कि उसकी पूरा खेत तो उस पर लगा देगा, एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक प्रत्यक्ष अनुदान दिया जाता है। और कुल लागत जो है वो इसमें कितनी रखी गई है, 80,000 रखी है। एक बार अपन इसको शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले तारबंदी योजना की हम बात कर रहे हैं। तारबंदी योजना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2017-18 17-18 में इसको पाम ऑयल मिशन के तहत लाया गया। पाम ऑयल मिशन, तिलहन और पाम ऑयल मिशन के तहत लाया गया। और पाम ऑयल मिशन के फ्लैगशिप फंड से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 22-23 में अगर हम बात करें, 22-23 में ये योजना लाई गई, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना को लागू किया गया। ठीक है, और 23-24 की अगर हम बात करें तो 23-24 में इस योजना को किस आधार पर लागू किया गया, सामुदायिक आधार पर लागू किया। किस आधार पर लागू किया गया, सामुदायिक आधार पर लागू किया। तो 3 चीजें तो आपको ये याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो कुल लागत है ना, इकाई लागत, कुल लागत को कितना माना गया, कुल लागत को माना गया 80,000। अब 3 प्रकार के जो है ना वो अनुदान इसमें दिए जाते हैं। सबसे पहले छोटे सीमांत, छोटे किसान जो है ना उनको क्या देता है, 100 रुपए प्रति मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और अधिकतम अनुदान कितना दिया जाता है, 40,000। ठीक है, या इकाई लागत का 50%। 3 चीजें याद रखनी है। फिर बात करें सीमांत किसानों की, सीमांत किसानों को 120 रुपए प्रति मीटर, 48,000 रुपए अधिकतम, या 60%, या कितना 60%। और उसके बाद में बच गया सामुदायिक आधार पे, सामुदायिक स्तर पे अगर हम बात करें तो 10 किसान मिलकर अगर करते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर भूमि है, जिनके पास 5 हेक्टेयर भूमि है, तो इनको 140 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर 56,000 रुपए और 70%। ठीक है, ये दिया जाता है। और एक किसान को 400 मीटर तक, 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है। ये एक 4 चीजें याद रख लो आप। ठीक है, कि 400 रनिंग मीटर तक एक को दिया जाता है। अलग अलग किसानों को 3 प्रकार के अनुदान यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फसल सुरक्षा मिशन। अब है ये नई स्कीम है वृक्ष जनित तिलहन, TOBG। मोस्ट है, याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये नया चीज जुड़ी है इसमें। इसमें क्या होता है
कि ऐसे वृक्ष जो तिलहन, जो ऐसे तिलहन जो वृक्षों से उत्पन्न होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट का जो इसमें अनुपात होगा ना, वो तो कितना होगा, 60-40 होगा। 60% अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाएगा और 40% किसके द्वारा दिया जाएगा, स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, 40% राज्य के द्वारा दिया जाएगा। अब आपको मेन यहाँ पे याद रखनी है, जो टीओबीजी है, ये 6 प्रकार की टीबीओज पे जो है वो दिया जाएगा। 6 प्रकार की के पौधे जो तिलहन उत्पन्न होता है उनके नाम आपके लिए मोस्ट है, उनके नाम आपके लिए मोस्ट है। तो वो 6 नाम कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे भी आ सकता है कि 6 नाम दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से हैं जो टीबीओज में शामिल है। तो एक तो जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करौंजा और जट्रोपा, ये याद रखना है। ये 6 नाम है, जैतून, महुआ, नीम, जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करौंजा और जट्रोपा। जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करौंजा और जट्रोपा, ये नाम है जो किसमें शामिल है, ये सारे के सारे नाम शामिल है किसमें, टीबीओज में शामिल है। तो ये नाम आपको याद रखने ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सबसे पहली बात तो ये जो स्कीम है वो केंद्र सरकार की है। सबसे पहली चीज, ये स्कीम किसकी है, केंद्र सरकार की है। वर्ष 2007-8 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, RKVY। अभी इसमें क्या होता है कि संपूर्ण जिले की एक एकीकृत विकास योजना तैयार की जाती है। एक जो संपूर्ण जिला है उस जिले की कृषि योजना तैयार की जाती है और वो एकीकृत की वहां की जो परिस्थितियां हैं उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संपूर्ण जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और उसकी एकीकृत जिला विकास योजना तैयार की जाती है और इसके लिए सरकार जो है वो सहायता प्रदान करती है। इसमें भी केंद्र और राज्य का जो अंश है वो 60-40 है। CS जो है 60-40, 60% अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाता है, खर्चा केंद्र का है, और 40% किसका है, राज्य का। और 23-24 में अगर इसके प्रावधान की बात करें तो 153.02 करोड़ का प्रावधान है, 153.02 करोड़ का प्रावधान है। तो मेन चीज हमें याद रखनी है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार की स्कीम है, 2007-8 में प्रारंभ की गई थी और इसमें जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन परिस्थितियों के अनुसार एकीकृत कृषि जिला विकास योजना का तैयार की जाती है और उसके लिए सरकार पैसा देती है। अगर हम बात करें सेंट्रल और स्टेट के फंडिंग की तो 60-40 का रेशियो है और वर्ष 23-24 के लिए 153.02 करोड़ का प्रावधान, 153.02 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब जानते हैं, ये जो स्कीम थी वो खरीफ 2016, इसकी जो शुरुआत है वो खरीफ 2016 की जो खरीफ जो है उससे इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें देखो जो मेन जो फैक्ट है, नॉर्मल फैक्ट है, वो सभी को याद है, लेकिन एक बार फिर से हम जो है उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें फसलों का बीमा किया जाता है और जो खराबा यदि हो जाता है तो उसके ऊपर उनको लोगों को जो है वो मुआवजा दिया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार की फसलें आती है, खरीफ, रबी और तीसरी होती है वाणिज्यिक, ठीक है। खरीफ जो है उसमें 2%, इसमें 1.5% और वाणिज्यिक पे 5% प्रीमियम लगता है। याद रखना है, खरीफ की फसल पे 2% प्रीमियम याद रख लेना, इसमें प्रीमियम महत्वपूर्ण चीज है। खरीफ पे 2%, रबी पे 1.5% और वाणिज्यिक पे 5% का इसमें प्रीमियम लगता है। और फसल कटाई के बाद भी ये कवर करती है। ये बीमा योजना ऐसी है जो फसल कटाई के बाद की हानि को भी कवर करती है। और कितने दिन, 14 दिन तक, फसल कटाने के 14 दिन बाद तक यदि नुकसान हो जाता है तो भी सरकार इस योजना के तहत मुआवजा प्राप्त होता है। अब यहाँ एक मेन चीज ये है कि 2020 से सरकार ने एक नियम लागू किया है कि असिंचित क्षेत्र है उनके लिए 30% और जो सिंचित क्षेत्र है उनके लिए 25% जो प्रीमियम है वो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। असिंचित क्षेत्र के लिए तो कितना, आपको ये याद रखना है कि असिंचित का 30
और सिंचित का 25%। ये नया डेटा है, बाकी तो ये पुराना डेटा है, तो ये चल ही रहा था, कोई विशेष नहीं। ठीक है, ये अब की बार इकोनॉमिक सर्वे में नया जुड़ा है। तो असिंचित क्षेत्र के 30% और सिंचित क्षेत्र में 25% जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला है अपना प्रधानमंत्री कुसुम योजना। सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। राजस्थान का जो टारगेट है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों को जो है वो ऊर्जा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा का विकास करना। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है 2019-20 में ये योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2019-20 में हुई थी। हम यहाँ बात करेंगे इसके बी कंपोनेंट की। इसके 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में कंपोनेंट बी की, क्योंकि ए, बी की काफी बातें हुई है, ए और सी की काफी बातें हो चुकी है। तो कंपोनेंट की हम बात करें बी की, तो 2019-20 में ये योजना शुरू हुई। अब भारत सरकार की योजना है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, अब इसके मंत्रालय का नाम जरूर याद रखें कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है जो कुसुम योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार जो है इसका वो कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या होता है, 3 HP से 10 HP की क्षमता के क्या लगाया जाता है? सौर ऊर्जा पंप। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके विद्युत कनेक्शन नहीं है, इसकी पात्रता है और डीजल पंप पे आधारित अपना काम चला रहा है, खेत में डीजल पंप से का उपयोग कर रहा है, तो वहां 3 से 10 HP के क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? मेन चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि 7.5 HP तक ही अनुदान दे है। अनुदान कितने तक मिलता है? 7.5 HP तक अनुदान दे। अब देखिए कुसुम योजना में क्या होता है, कुसुम योजना में 60% अनुदान मिलता है। कितना परसेंट? 60%। तो 60% में से 30% तो देती है केंद्र सरकार, 30% देता है राज्य सरकार। ठीक है, अब बच गया पीछे कितना? 40 में से क्या करते हैं? 30% इसको दिला देते हैं ऋण, किससे? बैंक से लोन ले लो भाई 30%, और पीछे रह गया कितना? 10%। 10% उसको खुद को भरना होता है। तो अगर कोई आदमी कुसुम कंपोनेंट बी के तहत अपने वहां पे सौर पंप संयंत्र लगाता है, तो उसको 60% अनुदान तो किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार के द्वारा, जिसमें 30 केंद्र देगा और 30 राज्य देगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, अब 30% का उसको दिला देते हैं ऋण, तो पीछे बच गया कितना? 10%। अगर 10 लाख का वो ले रहा है तो उसको 1 लाख रुपए ही भरने पड़ेंगे। कितने रुपए भरने पड़ेंगे? 1 लाख ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 3 HP से 10 HP के सौर पंप से ऊर्जा पंप संयंत्र लगाए जाते हैं, लेकिन जो अनुदान है वो 7.5 HP तक ही है। कितने तक है? 7.5 HP तक ही इसमें अनुदान का प्रावधान है। नेक्स्ट में हम चलते हैं कृषि विपणन। हम कृषि विपणन की बात करेंगे। देखिए कृषि विपणन जो कार्य है वो मुख्य रूप से कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, कृषि विपणन निदेशालय इसको पूर्ण करता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण योजना चलती है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना में क्या होता है कि कोई जो पंजीकृत हमाल है, जो मंडी में जो पंजीकृत हमाल है या किसान है, इनकी कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में अगर मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो इसके तहत सरकार के द्वारा उनको जो है वो अनुदान दिया जाता है, सरकार के द्वारा इनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मृत्यु भी अलग है, एक अस्थायी विकलांगता, स्थायी विकलांगता, एक अंगुली कटने पे, अलग अलग प्रकार के प्रावधान इसमें है। दूसरा किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना में क्या है कि जो भी किसान अपनी उपज लेके मंडी में आता है ना, उसको वहां खाने की व्यवस्था की जाती है। तो उपज लेके आता है तो 5 रुपए में इसमें क्या दिया जाता है? उनको नाश्ता दिया जाता है या खाना दिया जाता है। 5 रुपए में नाश्ता या खाना उनको उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं किसान कलेवा योजना। ठीक है, तो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा 2 योजनाएं संचालित की जा रही है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना और किसान कलेवा योजना। दोनों स्कीमें इनके द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, फिर अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। देखिए पंजीकृत हमाल जो है उनके क्या बोलते हैं उसको,
उत्थान के लिए पंजीकृत हमाल है उनके उत्थान के या मतलब अनुज्ञप्ताधारी लाइसेंस शुदा होने चाहिए, लाइसेंसधारी होने चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना शुरुआत की। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है सरकार ने, ठीक है। इस योजना में आपको याद रखना है सबसे पहले तो प्रसूति, ठीक है, प्रसूति अवकाश 45 दिवस का प्रसूति अवकाश मिलता है और इस 45 दिवस का उनको जो है वो क्या मिलता है, वेतन मिलता है। मेन चीज क्या है, इनको 45 दिवस का क्या मिलता है, वेतन मिलता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पितृत्व अवकाश, इसमें 15 दिन का जो है वो एथनिक अवकाश मिलता है। फिर उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करें तो चिकित्सा 20,000 रुपए तक की जो है वो चिकित्सा का प्रावधान इसमें किया गया। चौथी अगर हम बात करें तो विवाह की बात कर लेते हैं। तो दो पुत्र या तो दो पुत्रियां, और अगर जो पंजीकृत जो हमाल है महिला है और वो स्वयं है तो उसके लिए 50,000 रुपए जो है वो किस चीज के लिए मिलते हैं, विवाह के लिए मिलते हैं, ठीक है। और अंतिम जो है वो छात्रवृत्ति, अगर उनका बच्चा 60% से ज्यादा लेके आता है तो उनको ये लाभ मिलता है कि उनको विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है, एक प्रसूति आवास के 45 दिन, पितृत्व 15 दिन का, 20,000 की चिकित्सा, दो पुत्रियों के विवाह तक 50,000 रुपए, और छात्रवृत्ति के लिए मिलती है यदि उनको 60% से ज्यादा जो है वो ला रहा है बच्चा तो, ठीक है। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना में क्या है कि एक ई नेम पोर्टल है, उसके माध्यम से जो है वो किसान अपनी उपज को बेचेगा तो उसको जो है एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा और लॉटरी के माध्यम से उनको उपहार प्रदान किया जाएगा। तो ई नेम पोर्टल की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2022 को ये चालू हुआ, ठीक है। इसके माध्यम से अगर किसान जो है वो अपनी उपज को बेचता है, और उपज भी 10,000 या उसके गुणक भी होने चाहिए, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा है तो 10 से लेकर 18, 19,000 तक जो है एक कूपन है, इस तरह से उसमें एक कूपन मिलता है। 10,000 में एक कूपन मिलता है, 20,000 में 2 कूपन मिलेंगे, 30 में 3, ऐसे। अब कूपन भी कैसे व्यक्ति को मिलेगा, ऐसे वस्तु की बिक्री पे मिलेगा जिसमें मंडी शुल्क दिया जाता है, जिसमें मंडी शुल्क वसूल किया गया उसको ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। और फिर उन्हें लॉटरी के माध्यम से वो सारे जो कूपन है वो लॉटरी के द्वारा जो है निकाले जाएंगे और उनको किसानों को उचित उपहार जो है वो दिया जाएगा। तो जो अपना कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है उसका ये पहला टॉपिक है, पहला जो पार्ट हमने कवर किया है। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर देखने में भी परेशानी होती है। 1 घंटे का हो गया, खूब है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।